ओके, सो हम अभी वो वाली वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। अभी हम जो है वो एवोगैड्रोस लॉ डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मैं इसमें बताना ये चाह रही थी कि अगर हम एवोगैड्रो लॉ की बात करते हैं, लेट्स सपोज वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द एवोगैड्रोस लॉ, तो ये हमें ये कहता है कि अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो जो गैस का वॉल्यूम होगा इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। और यानी अगर वॉल्यूम हम डबल करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी डबल हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल चार्ल्स लॉ वाले जैसे ग्राफ की तरह ही बनेगा। ठीक है। अब चार्ल्स लॉ का क्या ग्राफ है हमारे पास, सी हियर वी कैन सी कि जो हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ का ग्राफ है वैसे ही एवोगैड्रोस लॉ का ग्राफ बनेगा, क्योंकि वहाँ भी डायरेक्टली रिलेशन था बिटवीन द टू एंटिटीज़ और यहाँ भी दो एंटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, ये जो इनके नेम्स हैं ना, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, ये जिन जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था इस लॉ को, ये उन्हीं के नेम पर रखा गया है। ठीक हो गया। अब हम जो है वो अपना फोर्थ लॉ पढ़ते हैं, जिसमें क्या चीज़ है कि लुज़ैक लॉ है। इसमें क्या हमें पता होना चाहिए दैट अगर हम जो है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं तो जो प्रेशर ऑफ गैस है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अगेन इसका जो हमारे पास ग्राफ है वो भी चार्ल्स और एवोगैड्रोस लॉ जैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। एक चीज़ जो यहाँ पे बड़ी नोटिसेबल है कि हमारे पास एक बॉयल्स लॉ तो ये है ना दैट पी जो है वो हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम के। इसको हम जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो दो गैसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब ये किस तरह से आया है, आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करो कि लेट्स से मैं इसकी डेरिवेशन जो है वो यहाँ पे कर लेती हूँ। हमारे पास P जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली रिलेटेड था विद द V, तो हम इसको इस तरह से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हम हटाएंगे और तो हमारे पास एक जो है वो कांस्टेंट आएगा और नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन like that. Now this k is constant, right? So we can rewrite equation like that as well. PV is equal to constant. Can we write it or not? We can write it ना. This was the constant that was ये आया कहाँ से था? जब हमने इस proportionality constant को हटाया था तो एक constant आया था। constant हमेशा चीज़ हमेशा constant रहती है in every situation at standard temperature pressure. So what I was basically talking about कि अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है। नाउ इफ़ व्हाट इफ़ हमारे पास एक गैस है जिसकी जो है वो P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक दूसरी गैस ली है उसका जो P2 V2 है वो भी ऐसा ही आएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? जब ये दोनों, चूँकि ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल सेम है तो कैन नॉट बी इक्वल दीज टू थिंग्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों जगह पे कांस्टेंट है ना, तो अब हम जो है वो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द रीज़न जो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इस तरह से आया है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। ठीक है। अब अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात कर रही हूँ, चार्ल्स लॉ में किस तरह से ये वाली इक्वेशन आएगी, V जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है ना T से, तो V जो है वो यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अगर मैंने V को इधर लेकर आना है तो ये नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट यही रहेगा। अब अगर हमारे पास जो है वो दो गैसेस होती हैं, दो गैसेस होंगी तो इनका भी तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक गैस है हमारे पास उसका ऐसा है और जो दूसरी गैस है उसका भी इसी तरह का है, तो अब ये कांस्टेंट दोनों का इक्वल है ना, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बॉयल्स लॉ की ऐसी इक्वेशन आएगी, चार्ल्स लॉ की ऐसे आएगी, और सेम इज़ द केस विद एवोगैड्रोस लॉ। जो काम मैंने चार्ल्स लॉ के डेरिवेशन में किया वही काम जो है वो एवोगैड्रोस लॉ में भी होगा, और इस तरह से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सेम इज़ द केस विद द गे-लुक्सैक लॉ। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने जो चार गैस के लॉस थे वो पढ़े हैं, which was Boyle's law, Charles law, Avogadro's law and Gay-Lussac law. Now अब हम जो है वो आगे चलते हैं और लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज़ बेसिकली ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ क्या है कि अगर हम एक बहुत आइडियल सिचुएशन में हम जो है वो गैस के फीचर्स को, उसके पैरामीटर्स को नोट करते हैं तो दैट विल बी considered as a ideal situation.
जनरली क्या होता है कि ऐसी जो है वो थोड़ी डेविएशन आ जाती हैं इन द you can say calculation of the gas parameters, like if we talking about the pressure of a gas, temperature of a gas, number of moles of a gas. तो आइडियली हम जो है वो ये वाला जो बिहेवियर अचीव नहीं कर पाते ड्यू टू द एरर्स इन द जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ह्यूमन एरर भी आ जाता है और जो है वो चीज़ों का भी एरर आ जाता है, तो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हम वो आइडियल पैरामीटर को अचीव नहीं कर पाते। खैर बहरहाल ये बात तो आगे की चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो है कि हम एक आइडियल गैस के पैरामीटर्स को कैसे जो है वो डिराइव करते हैं, कैसे हम जो है वो हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक ही इक्वेशन में कैसे हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिससे हमें रिलेशनशिप जो है वो दिखे बिटवीन एक ही टाइम पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बॉयल्स लॉ लेंगे, चार्ल्स लॉ लेंगे, एवोगैड्रोस लॉ लेंगे। देखो ये हमें पता है ना क्या क्या है, अभी हम पीछे बढ़ के आए हैं। ये जो ए बी सी है ये नथिंग बट अ कांस्टेंट है जो कि हमेशा एक जैसा रहता है। अब हमने ये क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि हम जो है वो इन तीन लॉज को कंबाइन करने लगे हैं फॉर द पर्पस कि हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप बना सकें। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब हम ये क्या करेंगे कि हम इन तीनों जो लॉज हैं इनको हम कंबाइन कर देंगे, और जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी। देखो यहाँ पर तो v एक ही जैसा है तो v एक ही जगह आएगा, और हमने इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब ये ए बी सी हर जो लॉ था उसका अपना एक कांस्टेंट था, जब तीनों को मिलाएंगे तो वो भी एक नया कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें वेरिएशन आएगी, क्योंकि ये तीन कांस्टेंट को मिला के हमने मल्टीप्लिकेशन करके हमने एक अचीव किया चीज़, तो दैट विल बी ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये जो हमने न्यू चीज़ ए बी सी को कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो एक कांस्टेंट आता है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस आर को हम क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर थिंग दैट आर इज बेसिकली व्हाट, अ गैस कांस्टेंट। कैन यू सी हियर, दिस इज बेसिकली क्या, गैस कांस्टेंट। ठीक है, बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, और अगर मैंने P को ऊपर उठा के V के साथ ले जाऊंगी तो इक्वेशन हमारे पास जो है वो ये आ जाएगी। नाउ दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें ये बार बार जो है वो यूज़ होने वाली है, तो दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, चूँकि हमने एक न्यू एंटिटी डिस्क्राइब की है आर की, तो व्हाट अबाउट हम थोड़े उसके यूनिट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, अच्छा, अब आर के बारे में ये बात है कि आर जो है वो हमने मैथमेटिकली ये चीज़ लेबॉर्ट्री में प्रूफ की है कि आर जो है वो बेसिकली इक्वल होती है 0.08206 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन के। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया, और यूनिट तो ये हो गया, और इसकी वैल्यू जो है वो ये हो गई। ठीक है, तो आपको ये वाली जो वैल्यू है ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि it's going to be very helpful in our numericals, and this thing is basically scientifically proven thing. It's universal everywhere. You have to remember this thing. Also you have to remember that A तो हमारे पास जो है वो R.08206 के इक्वल हो गया ना, अगर हम इस यूनिट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अगर हम जो है वो जाउल पर केल्विन मोल की यूनिट्स की टर्म्स में बात करें तो इट बिकम्स इक्वल टू 8.314। ठीक है, तो you have to memorize both the units and the values as well. Okay, now we are going towards discussing a thing that suppose we are taking a gas which is going from state 1। ठीक है, एक स्टेट थी उसकी जिसपे उसका कोई एक P1 प्रेशर था, V1 वॉल्यूम था, T1 टेम्परेचर था, N1 मोल्स थे। हमने उसकी स्टेट को चेंज किया, हमने उसके प्रेशर को चेंज किया। जब स्टेट को चेंज किया तो सारे पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हो गए, और 2 के टर्म्स में हमने उसको लिख दिया। नाउ व्हाट अबाउट अगर हमारे पास, जैसे हमने पिछली लॉस में भी किया था कि सी वी हैव अ थिंग ना दैट, अब अगर मैं बात करूं कि P1, यहाँ पर आप देखो P1 PV इज इक्वल टू NRT। मैं कहती हूँ कि स्टेट 1 पे सिचुएशन ऐसी थी और स्टेट 2 पे जो सिचुएशन थी दैट वाज समवट लाइक दैट। ठीक है, मैंने जो है वो एक साइड पे आर को रहने दिया
और बाकी सारी चीज़ों को ना दूसरी साइड पे रहने ले गई। अब आर आर दोनों जगह सेम रहेंगे तो कैन नॉट बी इक्वेट बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने आर, देखो आर तो दोनों जगह सेम है ना, तो आर को मैंने एक जगह लिखा और ये सारी चीज़ें एक जगह आ गई। अब जो है वो मैं, चूंकि ये वाली इक्वेशन भी आर की इक्वल है, ये वाली इक्वेशन भी आर की इक्वल है, तो ये दो इक्वेशन भी एक आपस में इक्वल है। ठीक है, ऐसा ही है, कोई मुश्किल बात। तो अब जो है वो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल लिख दिया। वी कैन यूज मोलर। अच्छा, अब आपने ना ये वाली इक्वेशन भी याद रखनी है। अब हम जो है वो थोड़ी मजीद इसको मॉडिफाई करते हैं। हमें पता है वी कैन यूज मोलर मास एंड डेंसिटी टू री राइट द आइडियल गैस लॉ। अब हम ना इसी सिचुएशन को ना मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, हमें पता है कि कैन नॉट बी, हमें पता है ना कि मोलर मास जो है वो बेसिकली मास ओवर मोल की इक्वल होता है कि नहीं। तो मोलर मास को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है कि हम लाइक अब ये जो है ना मोल्स, हम इसकी जगह जो है ना मैस और ओवर मोलर मैस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि जो मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस के। ठीक है, दैट कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स द मोलर मैस। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस एन की जगह जो है, या जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, लेट सपोज वी हैव दिस ओरिजिनल इक्वेशन एंड वी कैन राइट एन mass over molar mass in place of moles and now our equation becomes like that। ठीक है, कोई मुश्किल बात, यानी हम मोल्स की जगह जो है वो हम इसको थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ऑल्सो वी कैन राइट, अब हमें पता है कि हम जो है वो लाइक फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो डेंसिटी की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान सी बात है। लाइक वी शुड नो कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है। डेंसिटी हमारे पास जो है वो बेसिकली कह लो कि डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है मैस और वॉल्यूम के। मैस ओवर वॉल्यूम जो है वो आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि मैस ओवर वॉल्यूम जो है वो किसकी इक्वल है, डेंसिटी के। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये देख सकते हो, अगर हम जो है उस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, लेट सपोज दिस इज अवर ओरिजिनल इक्वेशन, राइट। I am writing again, this is our original equation and we have to equate in terms of V over M ना, mass over volume जो है वो किसकी इक्वल आएगा, डेंसिटी के। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ पर जो हमारा मोलर मैस है इसको हम ऊपर ले जाते हैं एम पी एंड ये ऊपर लेके, और मैस जो है वो इधर ही रहने देते हैं, वॉल्यूम हम नीचे ले आते हैं, आर टी जो है वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ओके, नाउ वी कैन हम जो है वो इस मैस ओवर वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी हमने लिख दी और ये जो है वो इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी। ओके, तो हम जो है वो डेंसिटी की फॉर्म में भी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में वो आपको कहेगा कि आप मुझे डेंसिटी निकाल के दो, वो आपको कहेगा मोलर मास निकाल के दो, प्रेशर निकाल के दो, टेम्परेचर। तो यू हैव नॉलेज कि अच्छा हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन उसने न्यूमेरिकल में पूछा क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, दैट वाज दिस मेन इक्वेशन। और आपने देखा कि मैंने इस इक्वेशन को कितनी डिफरेंट तरह से मोल्ड किया, डेंसिटी भी निकाली, मोलर मास की फॉर्म में भी प्रेजेंट किया, और दो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सिचुएशन में भी हमने इनको देखा कि किस तरह से दिस फार्मूला इज गोइंग टू वर्क फॉर अस। ओके, सो अब हम बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।